हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल। हम लोग साइंस के पीवाईक्यू कर रहे हैं और 400 से 500 पीवाईक्यू हम लोग कर चुके हैं प्रीलिम्स के लिए यूपी पीसीएस। और मैं बस इतना कहूँगा, जिन्होंने वो 4 क्लासेस देखी हैं और आज की क्लास में भी जितने पीवाईक्यू हम कर पाएंगे 1 घंटे में करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद ये पीडीएफ आपके पास रहेगी। इसमें पीसीएस के जो पूछे गए प्रीलिम्स में पीवाईक्यू वो 1200 से ज़्यादा पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। जिसने वो क्लासेस में मेरे साथ बैठ के 500 पीवाईक्यू किए हैं, आज जो भी पीवाईक्यू हम लोग कर पाएंगे उनको करेंगे, ठीक है। जिसने इतने पीवाईक्यू मेरे साथ बैठ के किए और जिसने भी ये पीडीएफ अपने मन से एक बार लगा ली, रिवाइज कर ली, इसके बाहर साइंस में सवाल नहीं आएगा। बहुत आसानी से आप साइंस के 20 सवालों में से 15 से 17 सवाल बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे। फिर पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। आप 11th-12th की साइंस की बुक उठा लो जाके, आप करंट अफेयर पढ़ लो, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आप लूसेंट पूरी पढ़ो जाके, आप जो घटना चेक पढ़ो जाके। इसलिए अपने आप को लिमिटेड रखो, सोर्सेस में लिमिट कर कंट्रोल रखो। क्या पढ़ना है, वो 1 बार पढ़ना है कि 2 बार पढ़ना है, कि 10 चीज़ों को 1 बार पढ़ना है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ना है, ये आप पे डिपेंडेंट है। मैं बस इतना कहूँगा, आज हम लोग जितने पीवाईक्यू कर पाएंगे करेंगे। कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे जंप कर देंगे और 4-5 दिन 8-10 दिन इसके पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। डिटेल में करेंगे जैसे साइंस के करते हुए आए हैं। बहुत सारे पीवाईक्यू करेंगे। अब ये पीडीएफ साइंस की आपके पास रहेगी, ठीक है। अब इसमें जितने भी पीवाईक्यू हैं, 1200 पीवाईक्यू हैं, आप डेली 1 घंटे दीजिए या 30 मिनट दीजिए। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट दे दीजिए, डेली दीजिए और इसके पीवाईक्यू लगाइए। 10, 15, 20 पीवाईक्यू डेली लगाइए इससे और पिछला रिवाइज करते रहिए, ठीक है। इस चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप प्लीज़, अगर मेरी बात मानेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा 1255 नंबर क्वेश्चन है, यहां से करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा। कह रहा है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। ये स्टेटमेंट सही है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पानी का क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ता है, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा यानी हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी हमारा प्रेशर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे लिखा है बढ़ता है, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग। ये सही है, भी गलत है। फिर उसके बाद हमारा सवाल क्या कह रहा है, ठोस के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में ये सवाल है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। गलत। रबड़ का जो यंग गुणांक होता है वो स्टील की तुलना में कम होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से हमारा केवल और केवल 2 ऑप्शन सही। आप प्लीज मेरी एक बात मानिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, सब्जेक्ट है कोई भी, इन 30 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेना। जितने भी आप 1 लाख वीडियो देख लो, आप 5 करोड़ वीडियो देख लो, जितनी स्ट्रेटजी सुननी है सुन लो, जो करना है कर लो। मेरी एक बात ध्यान रखना, 3 चीजों के अलावा, 4 चीजों के अलावा या 5 चीजों के अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम क्रैक करा पाएगा। पहली चीज, सब्जेक्ट है अगर, तो उस सब्जेक्ट का आपको नोट्स जो आपने बनाया है, इसके अलावा इस समय आप कुछ भी मत करना, रिवाइज करना। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो जो सोर्स फॉलो कर रहे हो बस वही रिवाइज करते रहो, उसी में से आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते रहो, बस। क्लियर। सोर्स बदलने की गलती मत करना। दूसरा, आज साइंस की लास्ट क्लास है, कल से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, इस वजह से थोड़ी चीजें बीच बीच में मैं बताता चलूंगा, ठीक है। एक चीज और, इतना हो गया। पीवाईक्यू उस सब्जेक्ट के स्किप मत करना। एमसीक्यू, नए एमसीक्यू यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज से अगर आपने लगा लिए हैं या लगा रहे हैं, अब मत भटकना। डायरेक्ट सवाल यहां से आता है, डायरेक्ट, ठीक है। टेस्ट यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज अच्छा आपको लेनी है अगर, तो आप टेलीग्राम पे जानकारी ले लो, वो अलग बात है। लेकिन मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट सवाल आते हैं। अब अगर जिन्होंने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मतलब यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज नहीं ली, वो क्या करें, आप बेटा पीवाईक्यू लगा लो। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो लगाइए और रिवाइज करिए। 2 चीजें हो गई, हर सब्जेक्ट में करना है। जो सोर्स है बस वही फॉलो करो, उसी को रिवाइज करो, याद करो। पीवाईक्यू उसके लगा लो। कुछ नए एमसीक्यूज जिनको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हम बोलते हैं, कुछ वो लगा लो। इसके अलावा आपको सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, करंट अफेयर सब्जेक्ट से अलग बता रहे हैं, इसको सब्जेक्ट में मत रखिए आप। करंट अफेयर प्लस सी सेट,
बस। करंट अफेयर में आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे और ISFR, UPSFR, ये सारी चीजें, जनगणना वगैरह सब उसी में आ जाएगा, तो आप उसको वहां से कर लीजिए, ठीक है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस चीज को जो मैंने यहाँ पे बोली, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। मैं 100 बार बता चुका हूं, जिनको बुरा लगता है बुरा लगे, जिनको सही लगता है सही लगे, मैं 1000 बार बताऊंगा, आगे भी ऐसे ही बताता रहूंगा, ठीक है। हालांकि अरे कैमरा ऑन है, इस वजह से लैग हो रहा है, इसलिए बेटा मैं कैमरा ऑन नहीं रखता हूं। चलो फिलहाल अभी देखते हैं, जब तक पूरी तरीके से बंद नहीं होता। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है। क्या हो रहा है ये? कुछ हुआ क्या? रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, इसे नैनोमीटर में कितनी होगी? तो रमेश की ऊंचाई अगर 5 फीट है तो नैनोमीटर में कितनी होगी? तो पहली बात तो 1 फीट में कितने मीटर होते हैं? तो 0.3048 मीटर होते हैं। तो 5 फीट में कितने मीटर होंगे? हो जाएंगे 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 4 5 तेई 15, ठीक है। 5 चौको 20, एक सेकेंड, ये गलत हुआ, एक सेकंड, मैं इसका मल्टीप्लाई 5 से करना हूं, एक सेकंड, यहाँ पे 26 आएगा, एक सेकंड, ये इसको मैं इरेज कर देता हूं। 5 अट्ठे 40, 26, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 अंक बाद 0 आ गया हमारा, ठीक है। 1.526 यानी इतने मीटर तो हाइट होगी, 5 फीट में इतने मीटर होगा। अब क्या कह रहा है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो 10 की घात 9 होते हैं। तो 1.526 में कितने हो जाएंगे? 1.526 इंटू 10⁹9। अब हमें कन्वर्ट करना है इसमें 1.52 इंटू 5 में, यानी सॉरी 152 लेके आना है। तो 152 इसमें से कैसे आएगा? 152.6 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -2, 152.6 इंटू 10 की घात 7, यानी कहीं ना कहीं हम देखो ए ऑप्शन के नजदीक में है। क्लियर? क्लियर? चलें आगे, यानी ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है हरे और भूले और काले रंग के पहले और दूसरे तीसरे छल्ले रंग कोटित, या लैग हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूं। अच्छा, इनमें सबके कलर होते हैं, इनके सबके पॉइंट होते हैं अलग अलग, मैं उसको समझाता हूं, लेकिन अभी मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा यार, क्योंकि एक पता क्या होता है, जैसे हरा रंग होगा यहाँ पे, मैं इसका 1 मिनट जल्दी से बताता हूँ, फिर कैमरा ऑफ करके मैं आगे क्लास लेता हूँ। हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे भूरा रंग, हरा रंग, इनका सबका एक डिजिट होता है, ठीक है। उस डिजिट के अकॉर्डिंग करते हैं, जब भी हम पहला रंग लेंगे फिर दूसरा रंग साथ में लिखते हैं और तीसरा रंग उसके मल्टीप्लायर में लिखते हैं। ध्यान रखेंगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए, मैं इसको अभी समझाता हूं, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, इसको समझाते हैं। पूरा फोकस आप सुनने पे रखिएगा, देखने पे रखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो भी समझाऊं आपको, मैंने कैमरा ऑफ किया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यार वो लैग होता है इस वजह से। आप ध्यान से देखो, जो भी चीज मैं समझाऊं बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा। यार ये क्या होता है, जब भी मैं ये करता हूं, अपनी इरेजर लेता हूं, तो ये पूरी की पीडीएफ हिलने लगती है, पूरी की पूरी। देखो यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ, जो भी कलर होते हैं इनका अपना अपना एक रंग होता है। जैसे मैं अगर ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक का एक डिजिट होता है 0, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं ब्राउन की बात करूं तो ब्राउन का जो डिजिट होता है वो होता है 1। फिर अगर मैं यहाँ पे ग्रीन दिया है तो ग्रीन बताते हैं, ग्रीन की अगर मैं बात करूंगा तो उसका डिजिट होता है 5, ठीक है। फिर ऐसे ही रेड का डिजिट क्या होता है, अगर रेड का डिजिट पूछोगे तो 2 होता है। फिर ऐसे ही ऑरेंज का कितना होता है, ये ऑर्डर में होते हैं, ऑरेंज का होता है 3, येलो का कितना होता है, येलो का होता है 4, ठीक है। ये सारे डिजिट होते हैं। अब ध्यान से, इसको मैंने कैसे बोला, इसको कैसे, इसका यूज कैसे किया जाता है, तो हमेशा पहला रंग, ध्यान से देखो, पहला रंग साथ में, फिर दूसरा रंग इनटू तीसरा रंग, ऐसे लिखते हैं। अगर चौथा रंग है तो उसे टॉलरेंस के रूप में लेते हैं, लेकिन नहीं, पहले रंग का डिजिट, पहला भूरा है तो पहले भूरे का डिजिट 1, दूसरा रंग हरा है उसका डिजिट 5, इंटू तीसरा रंग कितना है ब्लैक, इसका डिजिट 0। ये हमेशा ऐसे ले, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 5, 10⁵, 10⁻1, 10⁻0। तो 10⁻0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो एक प्रकार से इसको ऐसे लिखते हैं 15, यानी रेजिस्टेंस टोटल कितना है हमारा, रेजिस्टेंस है हमारा 15 ओम, यानी तीसरे छल्ले के साथ कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्ट लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा पूछी है। अब 15 ओम हमारे पास है तो V बराबर IR लगाएंगे, तो V हमारा 15 वोल्टेज दिया है, I निकालना है, R भी 15 आ गया है, तो I बराबर 1 एम्पियर करंट प्रवाहित होगी। तो I बराबर कितना, 1 एम्पियर, ठीक। चले, कह रहा है यहां पे एक्सरे, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, इनको हमें बताना है।
किस क्रम में? बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़े के लिखना है, छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। गामा रेज, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेज की, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेज की। उसके बाद फ्रीक्वेंसी किसकी आती है? उसके बाद फ्रीक्वेंसी किसकी आती है? एक्स रेज की, ठीक है। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट, ठीक है। यानी गामा किरणें, एक्सरे, इनको बोलते हैं पराबैंगनी। फिर उसके बाद किसकी आती है? उसके बाद आती है विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश जो हमारा होता है, ठीक। फिर कौन आएगा? उसके बाद विजिबल लाइट के बाद आती है हमारी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है? अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, ठीक है। अवरक्त लिख लो किरणें, नहीं बाद में कहते हो लिखाया नहीं सर ने। एक बच्चे का मैसेज है, सर पूरा लिखा दिया करो बोल के। अरे भैया हमने कहा जितनी देर में तो हम लिखाएंगे उतनी देर में तो हम यहाँ 10-12 सवाल करा देंगे। फिर उसको समझाया मैंने, बेटा गलती मत करो, फंसो मत इन सब के चक्कर में, पढ़ो आगे बढ़ो। इसके बाद आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आता है, इसको माइक्रोवेव ही लिखते हैं हिंदी में भी। और इसके बाद क्या आती है हमारी? इसके बाद आती है हमारी रेडियो वेव। यानी हमने कैसे लिखा? ऐसे लिखा है, यानी छोटे से बढ़ते क्रम में लिखा। तो सबसे हमें बढ़ते क्रम में बताना है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? रेडियो वेव। उसके बाद कौन सी आनी चाहिए हमारी? उसके बाद आनी चाहिए इंफ्रारेड, यानी ये। फिर उसके बाद कौन सी आनी चाहिए? विजिबल। फिर हमारी एक्सरे, यानी 4 3 2 1 आना चाहिए। 4 3 2 1, 4 3 2 1। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा सवाल था? 1251 का डी, ठीक है। यानी हम लोग नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, पीडीएफ आपके पास रहेगी, जितने सवाल आज कर पाएंगे हम लोग करेंगे, बाकी आप लोगों की लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। प्लीज लगाते रहिएगा, घर पे रिवाइज करते रहिएगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है बीज गुणन के चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालक्रम उनके अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें सबसे पहले आता है केंद्रक बीज। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें सबसे पहले क्या आता है? केंद्रक बीज, ठीक है। सबसे पहले आता है केंद्रक बीज, फिर आता है प्रजनक, फिर उसके बाद होता है आधारी, फिर उसके बाद आता है प्रमाणित, ठीक है। तो इस मिला लो, क्या लिखा हुआ? पहले 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। 4 1 2 3 किसमें है? 4 1 2 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे। चलो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, म्यूट्रॉन, जो भी है सबका मतलब सही कालक्रम बताना है अपने को। तो अगर आपने सही से इसको पढ़ा होगा तो कर पाओगे, अन्यथा कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो चलिए, पाई मेसान की खोज कब हुई है? न्यूट्रॉन की खोज कब हुई है? इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई है? और प्रोटॉन की खोज कब हुई है? एक एक करके आपको बताना है। इसका कमेंट करो पहले, आप लोग सोचो, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है और हर बार पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहती है। इस वजह से इस सवाल को आप लोग करो। मैं आपको समय दे रहा हूं, प्लीज इसे करिए, प्लीज प्लीज इसे करने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा सवाल है। चलो करो। अब मैं बताऊं आपको, चलिए, पाई मेसान की खोज कब हुई? 1947 में, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई है? 1932 में। इलेक्ट्रॉन की 1897 के लगभग हुई है और प्रोटॉन की हुई है 1917 में। और शायद सभी को पता होगा न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की सभी को पता होगा जे थॉमसन। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 नंबर आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 3 4 1 2 3 4 1 2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है बच्चा जी? रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण, गति संरक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
फिर उसके बाद सवाल है हमारा, मिनामाटा रोग का कारण क्या है? मिनामाटा रोग का कारण क्या है? क्रोमियम प्रदूषित जल नहीं, कैडमियम नहीं, लेड नहीं। मिनामाटा रोग का रीजन होता है मरकरी प्रदूषित जल। ये मैं आपको करा चुका हूं सवाल पहले भी, फिर से देखो ये सवाल आया। कह रहा है एक सिल्क्यास सुरंग में सिल्क्यास सुरंग में क्या हो रहा है कि 200 वाट क्षमता के 15 लैंप, चांद ने मत बोलो लैंप बोलो यार, ये क्या लिखा हुआ है, लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी? तो 200 वाट के क्षमता के कितने बल्ब हैं? 15 बल्ब हैं। तो यानी कितना वाट हो गया टोटल? 3000 वाट हो गया ना, 3000 वाट हो गया। 24 घंटे में टोटल कितने वाट हो गए? तो 3000 इंटू 24 इंटू 72,000 वाट। और पूछा क्या है? कितनी खपत होगी? यूनिट में बताना है, यानी वाट, एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। तो कितने किलोवाट आवर है ये? तो 72,000 अपॉन 1000, यानी 72 किलोवाट आवर, यानी 72 यूनिट, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा होता है। एक यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा, एक यूनिट बराबर 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर यानी 72,000 वाट आवर, मतलब कितना हो जाएगा? बात एक में 1000 होता है तो 72 में डिवाइड हो जाएगा, 72,000 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, 72 यूनिट आ जाएगा। चलें आगे। कह रहा है एक बंद शीशे की खिड़कियों वाली, सवाल नंबर कौन सा है? 1245। चलो सवाल पढ़ो। कह रहा है एक बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजे वाली कार में यात्रा करते समय आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। व्यक्ति जो है आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, बताओ। हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक बंद कार के अंदर से एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश जो है वो कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं कथन भी सही है और कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चलो, कह रहा है यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाने लगते हैं, प्रवाहित हो जाएंगे। बिल्कुल सही। विलायक के प्रवाह की यह प्रतिक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। बिल्कुल सही, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का रीजन क्या है? स्विमिंग पूल हमें कम गहरा प्रतीत होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन क्या परावर्तन है? नहीं। क्या प्रकीर्णन है? नहीं, बल्कि अपवर्तन है। और ये सवाल मैंने शायद कराया भी था इस तरीके का, है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं इन टॉपिक्स को रिवाइज करो, इन चीजों को पढ़ो। बहुत लंबी क्लास आज इसलिए भी नहीं रखने का, पहले सोचा था मैं 2-3 घंटे की क्लास लूं और बहुत सारे पीवाईक्यू कर लूं, लेकिन बात अंत वही, मतलब अंत में वही निष्कर्ष मैंने निकाला कि यार अगर हम लोग यहाँ पे जैसे 1 घंटे आज बैठेंगे, 1 घंटे के अप्रॉक्स 40 मिनट ही बैठ लें, वही बहुत है ना? तो इस समय ज़रूरी क्या है, मैं जितने भी पीवाईक्यू करा दूं वो ठीक है। इस समय अब ज़रूरी ये है कि साइंस की पीडीएफ आपके पास है। हमने 500 से ज़्यादा 500 प्लस पीवाईक्यू करा दिए हैं, 1200 प्लस पीवाईक्यू की पीडीएफ आपके पास है। बस इसे रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी है बच्चा, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्लास में आके मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, प्रैक्टिस करवाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उसकी मैं बहुत डीप में करा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात होती है कि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत होइए। मैंने यहाँ पे 600 पीवाईक्यू कराए हैं, कम नहीं कराए हैं, है ना? आज भी कर रहे हैं। देखिए, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, प्रोटीन का अवक्षेपण, रेत के कणों का जमाव, वसा का जमाव। बताओ। तो बेटा जो गुर्दे की पथरी होती है वो बनती है ऑक्सलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण। याद रखेंगे, इसे रिवाइज कर लेंगे इस तरीके की चीजों को, ठीक है? चलो, कह रहा है नेक्स्ट सवाल हमारा, रूबी ने, यार ये रूबी है, ठीक है?
रूबी ने नीले रंग का प्रकाश पुंज उत्पन्न किया था या रूबी लेजर ने लाल रंग के प्रकाश को उत्पन्न किया था, एक बताओ। तो उसने किया था नीले रंग का, लाल रंग का नहीं किया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से गलत बताना है, सही सही बताना है। ओके 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 ओके, एक सेकेंड, वेट वेट, नीले रंग का नहीं किया था, लाल रंग का किया था। रूबी ने लाल रंग के प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, इसको करो। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सभी को पता है, सभी को पता है, सभी को पता है। अच्छा, फॉलिक अम्ल की वजह से कौन सा रोग होता है, कमी से रक्ताल्पता। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी। क्या ये सवाल आपको याद नहीं होगा? ये क्या टॉपिक घर पे आप लूसेंट से पढ़ नहीं सकते या अपने नोट्स से पढ़ नहीं सकते? कौन सा टॉपिक है, विटामिन का टॉपिक है। क्या सवाल यहाँ से नहीं आता? 100% यहाँ से सवाल हर बार पूछा जाता है। अगर 100% न मानो तो 99% सवाल यहाँ से आता है। तो क्या ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है? जी हाँ। तो क्या हमें ये रिवाइज करना है? जी हाँ। क्या ये हमें मेमोराइज होना चाहिए? जी हाँ। क्या इसके पीवाईक्यू हमारे लगे होने चाहिए? क्या हमने करा दिए हैं? बहुत सारे कराए हैं। चलो फिर से सवाल, विटामिन ए बी सी डी, ए की कमी से क्या होता है, अंधापन टाइप होता है, अंधापन टाइप होता है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो। हाँ सभी को पता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या ये हमारा विटामिन का टॉपिक फिर से आ गया? क्या ये वाकई में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्या ये हमें रिवाइज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। विटामिन ए अंधापन, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। जितनी बार इसे रिवाइज कर सकते हो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 1238 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है CO2, SO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल सही, कथन सही है। जब इस तरीके की गैसें जो होते हैं वर्षा के जल में घुल जाती हैं तो अम्लीय वर्षा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी यहाँ पे चीजें बताई गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण इनकी कंसंट्रेशन कैसा होता है, बहुत हाई होता है। वायुमंडलीय जल वायुमंडलीय वायु प्रदूषित हो जाती है। बिल्कुल एयर में कहीं ना कहीं आप पोल्यूशन जरूर देखोगे 101%। तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। इस वजह से देखो वायुमंडल में वायु प्रदूषित होती है, इस वजह से अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है। रीजन भी सही है, व्याख्या भी सही, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खूबसूरती के साथ हौले हौले कदमों से बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? तो सही नहीं है तो सही नहीं बताएंगे, कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रखें, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल सही, क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, करेक्ट है। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं संरक्षित रखते हैं, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ये भी सही है। यानी किसी कोशिका के केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, ये स्टेटमेंट गलत है, लेता है, ठीक है। चलिए फिर यहां पे कह रहा है फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस के बीच सही रिलेशन क्या है? तो बेटा फॉर्मूला जो होता है वो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सी सेल्सियस प्लस 32 होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलो प्रवाह सॉफ्टवेयर के संबंध में क्या सही है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, तो अग्रणी उपलब्धि है, बिल्कुल है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। खैर जैसे इसको स्किप भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के सवाल हर बार रिपीट नहीं हो रहे। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण सार्स कोविड 2 है, ध्यान रखेंगे, नहीं सार्स कोविड 1 था, ठीक है।
सीपीआर से क्या तात्पर्य, एक मिनट नीचे, मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, इससे संबंधित है। तो वृक्क से संबंधित नहीं है, पित्ताशय से संबंधित नहीं है, यकृत से संबंधित नहीं है, अग्नाशय से संबंधित है, अग्नाशय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, क्या कहते हैं उसको, तो उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। ये आप लूसेंट में पढ़ोगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप वहां से एक बार पढ़िएगा इसके बारे में। ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये प्योर हमारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से संबंधित होते हैं, कुछ करंट बेस पे होते हैं, लेकिन जैसे ये पूरा स्टैटिक है, पढ़ सकते हो आप लोग। कह रहा है सीपीआर से क्या तात्पर्य है, तो सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। ठीक है, तो क्या हम इसे रिवाइज करेंगे, क्या ये जो भी हम सवाल करा रहे हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये बेकिंग सोडा जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्लीज इस तरीके के जो सूत्र हैं ये याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में से आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लूसेंट उठाइए, उसमें जो एक रेड कॉलम बना होगा बस उसमें जितने लिखे जाए बस आप उतने कर लीजिए, ठीक है, वही बहुत है, सारे मत करिए, 10-15 याद होने चाहिए। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो दूध क्या फोम है, नहीं, क्या सॉल है, नहीं, क्या एरोसॉल है, नहीं, दूध एक इमल्सन है। दूध क्या है, दूध एक इमल्सन है। कल से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तैयार है ना बच्चा पार्टी। दूध क्या है, दूध एक इमल्सन है, ध्यान रखेंगे। इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव, क्या मतलब अर्किया है, नहीं, क्या रोगाणु है, नहीं, क्या बैक्टीरिया है, नहीं, रोग जो पैदा करता है वो है प्रोटोजोआ। आप देखोगे रोग क्या पैदा करता है, प्रोटोजोआ। ये जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, ये जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, क्या कहते हैं उसको, जहां गर्दन सिर से मिलती है उसे सैडल जोड़ कहते हैं, नहीं, हिंज जोड़ कहते हैं, नहीं, बॉल एवं संकीर्ण जोड़ कहते हैं, नहीं, पीटल जोड़ कहते हैं, ध्यान रखेंगे। R21 मैट्रिक्स MTM क्या है, तो बेटा ये जो है करंट से रिलेटेड सवाल था, इसको बस आप इतना ध्यान रखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ का एक टीका है, ठीक है। चलिए, ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा सही पूछा है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा है। तो जो कहीं ना कहीं इकोक्लाइन है, इकोक्लाइन के बारे में बता दो, ये सही तो है, ये कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी बदलाव के बारे में बात करता है, पारिस्थितिकी बदलाव के बारे में बात करता है, ठीक है। पाइक्रोक्लाइन सागरीय जल घनत्व, इसमें भी कहीं ना कहीं तापमान या परिवर्तन की बात की जाती है, ये दोनों, ये कहीं ना कहीं इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। थर्मोक्लाइन क्या वायु का तापमान है, नहीं, थर्मोक्लाइन का मतलब होता है, थर्मोक्लाइन का मतलब होता है ओशियन में टेम्परेचर में चेंज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हेलोक्लाइन का मतलब सागरीय जल तापमान नहीं होता, हेलोक्लाइन का मतलब होता है ओशियन में सैलिनिटी, यानी किसकी बात करते हैं हम ओशियन में, लवणता, नमक की मात्रा की बात की जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है 1224 नंबर, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। तो बेटा जो सवाल है कह रहा है सापेक्षिक आर्द्रता, ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, ह्यूमिडिटी नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू होता है ह्यूमिडिटी अपॉन ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्लियर, ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अपॉन ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ऐसे होता है शायद ये फॉर्मूला, अगर मुझे सही याद है तो यही होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अपॉन ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट, अगर मुझे याद है तो यही फॉर्मूला होता है शायद, है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो इसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है हमेशा।
तो इसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, किसी एरिया में कितनी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी मतलब कहने का मतलब कितनी क्षमता है ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करने की। एक सेकेंड, ये मैंने शायद थोड़ा सा गलत लिखा है। इसका मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब होता है एक्चुअल, मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब सैचुरेटेड, कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ये, हालांकि ये सही है, मैं इसको एक बार करेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। क्यों? जैसे मान लो अभी ये एरिया है, इसमें वाष्प की इतनी बूंदें हैं, तो इसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, इतनी, मान लो 5 है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका एरिया बढ़ जाता है, यानी हवा में और नमी सूख जाती है, यानी और नमी और आ सकती है, एरिया और बढ़ जाएगा नमी आने का। तो यानी टेम्परेचर बढ़ा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ी। जैसे ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ये चीज ध्यान रखना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाकई में बढ़ती है, ये स्टेटमेंट सही है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यार भाई साहब, वाष्पीकरण अगर बढ़ेगा, वाष्पीकरण मतलब अगर हवा में और वाटर की बूंदें आएंगी तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ती थोड़ी, बल्कि कम होगी। मतलब वो तो निरपेक्ष का मतलब इतनी आ सकती, 5 आ सकती है तो 5 ही तो रहेगी, 6 थोड़ी हो जाएगी। तो ये बेटा, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अगर आप कॉमन सेंस से इसको समझोगे तो ये स्टेटमेंट तो सही है हमारा, ये स्टेटमेंट सही है। वाष्पीकरण में वृद्धि की निरपेक्ष आर्द्रता जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है, ये मान लो यहाँ पे कितनी, मान लो 4 है, वाष्पीकरण हुआ तो यहाँ पे 5 हो गई, वाष्पीकरण हुआ 6 हो गई, वाष्पीकरण हुआ 7 हो गई। लेकिन सेचुरेशन अगर इसका 10 पे आ जाता है तो 10 से ज्यादा नहीं होगी, तो सेचुरेटेड पॉइंट नहीं कम होता है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कहीं सेचुरेटेड पॉइंट लिखा होता तो वो कम नहीं होगा। तो यानी ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं है, चीज ध्यान रखना। उच्च से निचले क्रम के पौधे, उच्च से निचले क्रम के पौधे, निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम क्या है? ओ बताइए बताइए। वर्ग, संघ, गण, पादप, जगत। ठीक है, कह रहा है वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। हाँ सही है। ईमानदारी, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, सभी जगह महत्वपूर्ण है, खाली विज्ञान में नहीं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा, ये क्या हुआ है, इसे क्या कहते हैं? ये जो हुआ है, जो हुआ था, इसे मेरी भाषा में लैग बोला जाता है, छोटा सा। चलिए, सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? बायोमास सूर्य की ऊर्जा से होता है बेटा, बायोमास जो होता है सूर्य की ऊर्जा से होता है। पवन ऊर्जा भी सूर्य की ऊर्जा पे डिपेंड है, भूतापीय ऊर्जा भी सूर्य की ऊर्जा पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, नाभिकीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा पे डिपेंडेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्यों? मतलब पवन ऊर्जा यार, धूप हीट की वजह से कहीं ना कहीं हवाओं में चेंज होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, है ना। अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो इस वजह से हवा में चेंज आएगा ना, स्पीड में। फिर कह रहा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का क्या कारण है, मतलब कैसे परिवर्तित होता है? तो ध्यान रखेंगे, परिवर्तित होता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, कौन सा सही नहीं पूछा है? कौन सा सही नहीं पूछा है बताइए, कौन सा सही नहीं है यहाँ पे? बताइए 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 बताइए। नियोप्रिन, एस्पल्टेम, ऑक्सीटोन, रेयॉन। तो नियोप्रिन एक विशेष रबड़ है। तो देखो ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सही है हमारा। नियोप्रिन जो है वो एक विशेष रबड़ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एस्पल्टेम संश्लेषित मतलब मधुरक है, मधुरक मतलब मिठास देने वाला है पदार्थ है, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोन एक हार्मोन है, प्राकृतिक हार्मोन इसे बोला जाता है, भी सही। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ध्यान रखना। जो रेयॉन है वो कहीं ना कहीं सेल्यूलोज है। मैं इसको सेल्यूलोज है, स्टार्च से मतलब नहीं बनता है ये कहीं ना कहीं सेल्यूलोज से बनता है, प्राकृतिक सेल्यूलोज से बनता है। ठीक है, चलो आगे चलो, क्या करें? सीएनजी मुख्यतः बना होता है।
सीएनजी किससे बना होता है? तो बेटा जो सीएनजी होता है वो मीथेन से बना होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा सही पूछा है? तो बेटा इसका सही है, क्रिस्टल संरचना अलग अलग होती है, कठोरता अलग होती है, विद्युत चालकता अलग होती है, वे एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है? डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार जो होता है बाघ मच्छर नहीं, क्यूलेक्स नहीं, एनफ्लीज नहीं, बल्कि एडीज मच्छर के काटने से होता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस मीथेन है, ध्यान रखेंगे। कौन सी हरित गैस नहीं है? कौन सी हरित गैस नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो ऑर्गन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कह रहा है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, बिल्कुल सही। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये गलत है। मतलब एक पूरे हिस्से में समरस वाला जो आपने पॉइंट पढ़ा ना, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। मैं इसको समझाता हूं, इसका मतलब क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैंने लिखा कि समरस घोल की विशेषता क्या है कि उसका संगठन हर हिस्से में एक जैसा हो। तो पूरे हिस्से में एक जैसे संगठन वाला घोल क्या होगा? समरस। एक जैसे संगठन वाला, यहां पे क्या लिखा? विभिन्न संगठन, इस वजह से गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, चले आगे। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर, जो कार्बोरेटर आप लोग करते हो, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो बेटा जो सल्फा ड्रग है वो एक प्रकार की प्रतिरोधी है, नहीं पीड़ाहारी है, नहीं जड़नाशी है, नहीं जीवाणुवक है, प्रतिजीवाणुवक। कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय कौन सा पदार्थ है? तो बेटा वो ऊन है। क्या है? ऊन है, ऊन। रासायनिक धुंध में समय हमेशा क्या पाया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में कैसा होता है? सदैव कैसा होता है? ओजोन। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ओजोन होता है, ध्यान रखेंगे। आप देखोगे बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक, इंपॉर्टेंट सवाल। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, इनमें से किसी का नहीं है, बल्कि यह है काली खांसी का। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, स्टेटमेंट सही है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, बिल्कुल सही। ए आर सही, व्याख्या भी सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे बिल्कुल सही है। ऊंचाई के साथ, हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो दार्जिलिंग ऊंचाई के क्षेत्र में है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है। चलो इसका मिलान करना है अपने को। चलो, खट्टा नासर जो होता है वो जीवाणु की कारक होता है, जीवाणु कारक है उसका। गन्ने का सड़न रोग जो होता है कवक के कारण होता है। आलू का कृषकांत रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण, और गेहूं का जो साहू रोग होता है वो कीट के कारण होता है। यानी हो जाएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं थोड़ा तेजी से इसलिए करा रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, जितना भी समय मैं करा पा रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन हो सके। तो कितना हुआ यहाँ पे? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 1206, 3 4 2 1, सी ऑप्शन इस करेक्ट। क्या 1206 में सी है? बिल्कुल सही। ठीक है, याद करेंगे कौन किसके कारण हो रहा है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो ब्यूटेन नहीं है, हेक्सेन नहीं है, बेंजीन नहीं, बल्कि मीथेन है, सबने पता होगा। थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे स्थिर रूप अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट है। थर्मोडायनेमिकली पूछा है ना, इस वजह से। डीडीटी, 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 डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन क्या है? तो बेटा इसको तो याद ही कर लो चुपचाप शांति से। ये एक गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है। ठीक,
एक सेकेंड, ये गैर प्रदूषणकारी नहीं है, ये है अपघटनीय प्रदूषक। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह ट्रोपोस्फियर होती है, कहीं पे है? बिल्कुल, आप लोगों ने ज्योग्राफी में इसे पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में बहुत आता है सवाल। अरे ये सही है, हाँ। किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरियों में किया जाता है? किस अम्ल का यूज कार की बैटरियों में किया जाता है? किस अम्ल का यूज कार की बैटरियों में किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, चलें 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 आगे, चलें 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 चलें। चलें आगे। कार की बैटरियों में किसका यूज करते हैं? नाइट्रिक की सल्फ्यूरिक, आई थिंक सल्फ्यूरिक करते हैं, ज्यादातर सल्फ्यूरिक ही हमने पढ़ा है, तो इसको मैं एक मिनट के लिए कंफर्म करता हूँ। हाँ सल्फ्यूरिक है, कंफर्म, ठीक है सल्फ्यूरिक, आप ध्यान रखिए। आलू के चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन सभी को पता होता, कोई बताने की जरूरत ही नहीं, 100 बार ये सवाल किया होगा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आसवन, आसवन बिल्कुल सही। फिर कह रहा है सफेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा कम विचलित होता है? तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, ध्यान रखना, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। फिर उसके बाद सवाल है हींग प्राप्त की जाती है, तो बेटा जो हींग प्राप्त की जाती है तने से नहीं, फलों से नहीं, पत्तियों से नहीं, जड़ों के स्राव से प्राप्त की जाती है। ठीक है, त्रिकोष्ठी हृदय किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखना, त्रिकोष्ठी हृदय तो पाया जाता है उभयचरों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवालों में से इसकी गिनती होती है, इससे इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कौन सा सही नहीं है? गेहूं, धान, मटर, प्याजी। तो एक चीज मैं बताऊं, गेहूं खरपतवार ये भी सही है, मटर का प्याजी भी सही है, बरसीम का कासनी भी सही, बल्कि बथुआ धान ये गलत है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए धान का खरपतवार कौन सा है। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया? तो एक फर्म नाम के थे, उन्होंने दिया था, लेकिन स्नेल के नियम से इसे जाना जाता है, क्योंकि स्नेल ने इसकी पुष्टि की थी, तो ये खेल नहीं होगा, स्नेल होगा। तो आप ये टिक करके आइएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम संलयन मैं बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार सवाल किया है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो शुष्क वायु, समुद्री जल, हाइड्रोजन किसी में नहीं, ठोस चीजों में सबसे ज्यादा होती है, तो कहने कहीं तांबे में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखेंगे। अब एक काम करते हैं, बाकी सारे सवाल आप लोग करिएगा यहां से, ठीक है, जितने भी सवाल आप लोग कर पाइए प्लीज करिएगा। अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये साइंस की पीडीएफ आपके पास है या कोई और पीडीएफ आपके पास होगी पीवाईक्यू की, ठीक है, आप डेली 15 से 20 मिनट दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, ठीक है। बाकी अपने नोट्स पढ़िए, साइंस के पीवाईक्यू के लिए 15-20 मिनट डेली दीजिए, डेली 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, बस 15-20 मिनट डेली आप इसको ऐड कर दीजिए, बस डेली लगाइए, जो गलत हो उसे याद कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल के लिए इस क्लास को एंड करता हूं, कल मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।